कर रहे हैं जो 19 पेपर 2 वेरिएंट 2, ठीक है, एस केमिस्ट्री का। अच्छा, क्वेश्चन 1 में कह रहा है मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, एक्सप्लेन व्हाई मिथाइल प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर पेयर ऑफ आइसोमर्स। अगर कोई दो चीज आइसोमर्स होती हैं तो क्यों होती हैं? क्योंकि उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। सही है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बिकॉज दे हैव सेम molecular formula but different structural formula। और फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय मिथाइल प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन एटम। मिथाइल प्रोपेन क्या है? इसमें 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में और 1 कार्बन एटम के नीचे साथ CH3 लगा हुआ है। तो ये हमारे पास इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी 3 टाइप्स होती है ना, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म है। तो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म, या आप इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हो, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपने पढ़ी हुई है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी 2 टाइप्स होती है, सिस ट्रांस और ऑप्टिकल। तो यहाँ पे सिस ट्रांस और ऑप्टिकल की बात तो नहीं चल रही है। ब्यूटेन में जो है 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और मिथाइल प्रोपेन में 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। अच्छा, फिर कह रहा है व्हेन अ सैंपल ऑफ ब्यूटेन इज हीटेड टू 373 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट and allowed to reach equilibrium, the following reaction occurs। अच्छा, ब्यूटेन को हीट करा है 373 केल्विन में प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। State and explain the effect on the composition of this equilibrium mixture when the temperature is increased to 473 Kelvin। देखो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है वो नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ अगर एंथैल्पी चेंज दिया जाता है तो दैट इज बाय डिफॉल्ट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर हम 373 केल्विन से 473 केल्विन कर देते हैं, तो जब भी हम लोग फॉरवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। देखो टेम्परेचर किस तरह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, जो हम लीच एटलेस प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के बेसिस पे डिसाइड करना होता है। और रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज दिया हुआ होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इट मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और डिक्रीज करने से वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली एंडोथर्मिक में उल्टा होता है, इंक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे चला जाता है, डिक्रीज करने से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म। रिएक्टेंट साइड पे क्या है? मिथाइल प्रोपेन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोर मिथाइल प्रोपेन विल फॉर्म और मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना, 373 से 473 केल्विन किया है, इंक्रीजिंग temperature will shift equilibrium
towards left hand side and more reactant. अभी रिएक्टेंट हमारे पास मिथाइल प्रोपेन है, तो नाम भी लिख सकते हो. सॉरी ब्यूटेन है रिएक्टेंट, मिथाइल प्रोपेन नहीं है, दैट इज ब्यूटेन. द लेफ्ट हैंड साइड पे ब्यूटेन है ना, मोर ब्यूटेन विल या मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म, या ये भी लिख सकते हो कि लेस प्रोडक्ट विल फॉर्म. यस मोइस एग्जैक्टली. मुनीब आपका कैमरा खुला हुआ है बेटा. अच्छा नेक्स्ट, इसमें अभी रिवर्सिबल रिएक्शन है. सर रिवर्सिबल रिएक्शन जी. हम ये क्यों लिखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ऐसी आपने जो ऐसी लिखा हुआ है ऊपर. देखो हम फॉरवर्ड रिएक्शन देख के डिसाइड कर पाते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. मतलब इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से किस जगह पे शिफ्ट होगी, वो डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. अगर एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा. अच्छा जी. अब पार्ट सी में कह रहा है 1 mole of butane gas was added to a 1 decimeter cube closed system at a constant temperature and pressure. The amount of butane and methyl propane was measured at regular time intervals. Label the graph with the time with a t to show the time taken to reach the dynamic equilibrium. देखो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बंद हो जाती है मतलब वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन हमारा स्टॉप हो गया. रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन डायनामिक है, वो हमेशा होता रहेगा. तो ये जो हमारा रिएक्शन है ना, जिसमें से ब्यूटेन जो है वो मिथाइल प्रोपेन में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. दिस इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बट a time will come when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. At that time concentration of reactant and product stays constant, but that doesn't mean कि reaction stop हो गया. जितना reactant product में convert होगा फौरन ही उतना product वापस reactant में भी कर. हम कहते हैं कि हमारा जो है equilibrium established हो गया. तो कह रहा है equilibrium कहाँ established होगा, जब देखो पैरेलल आपकी लाइंस. concentration जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, एक वक्त आगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है. सिमिलरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये जो ऊपर से ग्राफ आ रहा है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो हॉरिजॉन्टल हो रही है, पैरेलल लाइंस मिल रही है. मतलब इस टाइम पे हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया है. यूज द ग्राफ टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन एंड मिथाइल प्रोपेन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम. तो इन दोनों की कंसंट्रेशंस आप कैसे निकालोगे, ग्राफ से पढ़ लो इस टाइम पे. अच्छा जो प्रोडक्ट है उसमें मिथाइल प्रोपेन है, प्रोडक्ट इज मिथाइल प्रोपेन. जो ऊपर वाला जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, दिस इज मिथाइल प्रोपेन. और जो ग्राफ ऊपर से उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो नीचे वाले ग्राफ से जो कंसंट्रेशन पढ़ोगे दैट इज 0.3 एट टाइम टी. दैट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ आपका प्रोडक्ट या दैट इज सॉरी रिएक्टेंट दैट इज ब्यूटेन. मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ब्यूटेन है ना, तो नीचे वाले ग्राफ पे जब टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन आ रही है 0.3 वो ब्यूटेन की आ रही है. दिस इज 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. इसी तरह जो रिएक्टेंट आपका है वो सॉरी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बढ़ के जो कांस्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, मिथाइल प्रोपेन. तो मिथाइल प्रोपेन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, 0.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है. आगे कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर दिस रिएक्शन. केसी की एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में हमारे पास उसने दिया हुआ है तो प्रोडक्ट में मिथाइल प्रोपेन दिया हुआ है, ये डिवाइड मतलब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. प्रोडक्ट इसने इस तरह से लिखा हुआ है CH3 टू CH3. ये मिथाइल प्रोपेन है. इसको जो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसको देखो इस तरह से खोल के डिस्प्ले बना सकते हो. ये वाला जो कार्बन है, जिस इस कार्बन के साथ जो 2 CH3 लगे हुए, एक CH3 यहाँ लगा दिया तो दूसरा CH3 ब्रांच में लगाना पड़ेगा, और इस कार्बन के साथ आगे एक CH3. दिस इज मिथाइल प्रोपेन डिवाइडेड बाय ब्यूटेन. उसने कैसे लिखा हुआ है, सो CH2 को ब्रैकेट में लेके 2 लगा दिया और फिर CH3. ये केसी की एक्सप्रेशन हो जाएगी. केसी के यूनिट्स कैसे निकालोगे, ऊपर देखो. अच्छा इनके ऊपर जो मोल्स है ना इनके इक्वेशन में, तो वो 1 मोल है. इक्वेशन जरा मैं नीचे लिया हूँ, वो पढ़िए बाबा. देखो इस इक्वेशन में 1 मोल है, तो कंसंट्रेशन पे जो पावर आएगी वो 1 ही आएगी. तो इसका जब यूनिट निकालोगे तो न्यूमरेटर में भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 1. तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना. तो जो यूनिट्स है इसके वो नो यूनिट आएंगे, मतलब नो यूनिट्स. और वैल्यू कैसे निकालोगे केसी की, इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हमने कितनी निकाली ग्राफ से, इक्विलिब्रियम पे 0.7 डिवाइडेड बाय ब्यूटेन की है 0.3. सही है. तो ये 0.7 डिवाइड बाय 0.3 हमारे पास आ जाएगा 2.3. चले आगे बढ़े. 10 मार्क्स का बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये.
अच्छा, फिर क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉमनली रेफर्ड एज हैलोजेंस, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन वॉलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप। तो देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुम्हें पता है क्लोरीन गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, तो ये लेस वॉलेटाइल होते हैं डाउन द ग्रुप। वॉलेटिलिटी डिग्री में इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अब बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप? क्योंकि जब इनका क्या कहते हैं नंबर ऑफ इनके इलेक्ट्रॉन्स देखो ना, तो ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयोडीन में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से वेन डर वाल्स की हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी ना कि हम लोग वेन डर वाल्स फोर्सेस को टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। तो कहीं कहीं वेन डर वाल्स फोर्सेस लिख देता है और कहीं कहीं वो लिखता है कि टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो आप भी, आपके लिए सजेस्ट यही है कि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो वेन डर वाल्स फोर्स है उसके लिए टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का नाम लिखो। तो क्या होगा डाउन द ग्रुप, देयर वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, लेस वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल क्या होता है? जो इजी गैस में कन्वर्ट हो जाए। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वॉलेटिलिटी कम होगी, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है किसी चीज का तो वॉलेटिलिटी कम होती है। अगर जिन चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, वो इजी इवेपोरेट हो जाते हैं। डाउन द ग्रुप वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, और रीजन बिकॉज डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a halogen molecule increases, so temporary dipole, yeah, induced dipole forces becomes more stronger, hence boiling point increases down the group. देखो आपकी टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, जिसको वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन के अगर मॉलिक्यूल पे देखो तो क्लोरीन के एक एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ब्रोमीन के एक एटम के पास 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 into 35 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और वैन डर वाल्स फोर्सेस या टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल में होंगे उनमें वैन डर वाल्स। क्लियर है बात? नेक्स्ट इज hydrogen gas reacts with different halogens under different conditions. State the condition required for chlorine to react with hydrogen at room temperature. अच्छा जी, देखो हमारे पास हाइड्रोजन का हेलोजेंस के साथ रिएक्शन है कि हाइड्रोजन जैसे H2 है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो HCl बनाएगा, लेकिन इसके लिए बॉन्ड ब्रेकिंग जरूरी है। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एटलीस्ट ब्रेक होना चाहिए इसमें HCl बनने के लिए, तो वो ब्रेक डाउन हम करवा सकते हैं। कह रहे कंडीशंस बताओ रिक्वायर्ड फॉर क्लोरीन टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब है हम इसको हीट नहीं कर रहे। तो फिर दूसरी क्या चीज होगी जिसकी वजह से क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूट सकता है? तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड आपने फ्री रेडिकल से अल्ट्रावायलेट लाइट, अगर रूम टेम्परेचर पे काम करा रहे हो तो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट देनी होगी, या तो फिर आप हीट करो उसको अगर अल्ट्रावायलेट लाइट से नहीं करवाना। सही है? ये ग्रुप 17 के हैंडआउट में है रिएक्शन। ऑन हीटिंग आयोडीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसको हीट करा है, आयोडीन I2 होता है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 होता है, और कह रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको बैलेंस करोगे तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा। सही है? इसकी स्टेट आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है, हीट करने पे ऑब्वियसली डाइड जो बनती है वो भी गैस होती है। 2 मार्क्स में आपने इक्वेशन भी लिखनी होती है और स्टेट सिंबल्स भी लिखने होते हैं, इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल को कह भी रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, HCl है, पानी में डालोगे आयनाइज होगा। हमने ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेस में पढ़ा है कि हम लोग हमेशा से आयनाइजेशन ये बनाते हैं ना कि H पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव आयन बनता है, लेकिन असल में H पॉजिटिव वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H पॉजिटिव आयन के साथ एक डेटिव बॉन्ड बना लेता है, और असल में ये चीज बन रही होती है, H पॉजिटिव आयन नहीं बनता। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमेशा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन लिखते हैं और लिखते रहेंगे, लेकिन आपको बात ये पता होनी चाहिए कि बनता है ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। तो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड क्या होता है? एसिड्स आर प्रोटॉन donors. Identify the reactant behaving as an acid and its conjugate base. अब इसमें देखो जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये रिएक्शन पे रिवर्सिबल है ना, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन काम कर रहा होगा। तो हमारे पास जो एसिड है वो तो HCl है, और बेस क्या होती है? ब्रोंस्टेड लॉरी बेस की डेफिनेशन क्या होती है? बेसेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट तुम्हारा कौन कर रहा है? वो वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वाटर, अगर मैं यहाँ पे एसिड को HCl को एसिड कह रहा हूँ, कॉन्जुगेट एसिड, तो वो कह रहा है एसिड बताओ और उसकी कॉन्जुगेट बेस बताओ। बेसिकली वाटर एज अ बेस काम कर रहा है, लेकिन ये जो वाटर है ना वो इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस नहीं है,
हाँ, लेकिन वाटर इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस नहीं है। इस एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस पेयर बनता है वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे होगा। इसी तरह जो वाटर एज अ बेस काम कर रहा है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड पेयर होगा वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे होगा। तो जो एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस का आए तो Cl नेगेटिव आयन जो है वो H हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। इसी तरह अगर बेस वो पूछता तो मैं बोलता वाटर एज अ बेस है और उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका कॉन्जुगेट एसिड H3O पॉजिटिव आयन होगा। तो ये एसिड बेस पेयर ये होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड पेयर और कॉन्जुगेट बेस पेयर। इक्वेशन के एक ही साइड पे एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस पेयर नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखना। या तो अगर वो बेस के लिए पूछेगा तो इक्वेशन के एक ही साइड पे तो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस पेयर राइट हैंड साइड पे होगा, सही है। और वो बेस पेयर क्या होगा, HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो वहां पे बेस पेयर के पास कैपेबिलिटी होगी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। अब H3O पॉजिटिव आयन तो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, सो दैट ऑलरेडी एक्सेप्ट करके बैठे इसका। और Cl नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन भाई एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो कॉन्जुगेट बेस पेयर होगा HCl एसिड का। क्लियर हुई ये बात? इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर आप Cl नेगेटिव आयन लिखोगे, वाटर मत लिख देना, ये कह रहा हूं। वाटर बेस है लेकिन कॉन्जुगेट बेस नहीं है इस एसिड का। चलो देखो, आपको ये याद है अगर मैं अमोनिया को पानी में डालूं, अमोनियम आयन बनेगा, NH4 आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एज अ बेस कौन काम कर रहा है, तो बेस वो होता है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, जब वो राइट पे शिफ्ट हुआ है तो क्या है? अच्छा, वाटर के पास 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन जब वो राइट पे शिफ्ट हुआ हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद देखो एक ही हाइड्रोजन रह गया, मतलब उसने प्रोटॉन हाइड्रोजन डोनेट किया ना, तो वाटर एज अ एसिड है। अच्छा, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो आपका अमोनिया बेस था ना, बेस का कॉन्जुगेट एसिड पेयर बन जाएगा, मतलब अमोनिया माइन जो है ना वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्योंकि अगर तो इक्वेशन लेफ्ट पे राइट दोबारा लेफ्ट पे जाएगी तो अमोनिया माइन विल नॉट डोनेट H पॉजिटिव आयन, इट विल बी कॉल्ड एज एन एसिड। और इसी तरह वाटर लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड है, पेयर कहलाएगी। वाटर को आप अगर एसिड कह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जो वाटर से चीज बनी है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। अब समझ आई सब? या अगर मैंने यहाँ पे HCl और वाटर डाला है तो ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। अगर HCl एसिड है तो एसिड से जो चीज बनी है वो उसका कॉन्जुगेट बेस पेयर कहलाएगी। इसी तरह वाटर एज अ बेस काम कर रहा है, तो बेस से जो चीज बनी है वो उसका कॉन्जुगेट एसिड पेयर कहलाएगी। चलें आगे बढ़े। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन H पॉजिटिव आयन एंड H2O टू मेक H3O पॉजिटिव आयन। अभी बताया डेटिव बॉन्ड बनता है ना, जैसे डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। शेप और बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, तो देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, जब H पॉजिटिव आयन के साथ ये डेटिव बॉन्ड बना लेता है तो ये बन गया H3O पॉजिटिव आयन। अब इसके पास देखो 3 बॉन्डेड रीजन हो गया और 1 लोन पेयर। 3 बॉन्डेड रीजन और 1 लोन पेयर की शेप का नाम क्या होता है, कैसे याद किया हमने? 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60 और वो लाइन। तो 3 बॉन्डेड रीजन 1 लोन पेयर, ये हमारे पास पहला जो होता है वो टिग्नल प्लेनर होता है, दूसरा टिग्नल पिरामिडल होता है। तो दिस इज टिग्नल पिरामिडल। और ट्रिग्नल पिरामिडल का जो बॉन्ड एंगल होता है, देखो टेट्राहेड्रल का हम याद करते हैं 109.5 डिग्री, 2.3 माइनस करते हैं तो ट्रिग्नल पिरामिडल का बॉन्ड एंगल आ जाता है व्हिच इज 107 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़े। पीरियड 3 एलिमेंट रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स। पीरियड 3 की हमने क्लोराइड्स के बड़े रिएक्शन देखे हैं, पहले 2 पेपर हमने जो किए उनमें भी देख चुके हैं हम लोग। The table shows the difference in observation which occur when 2 period 3 chlorides are added to water. सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है व्हाइट कलर का, तो व्हाइट सॉलिड करके देखा होगा तुमने बहुत बार। इसी तरह सिलिकॉन क्लोराइड को पानी में डालोगे तो इसकी इक्वेशन भी पढ़ी हमने, ये पेल येलो सॉल्यूशन फॉर्म्स, अच्छा, बबल्स फॉर्म एंड द टेस्ट ट्यूब फील्स हॉट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। अब अगर आप इसकी इक्वेशन रिकॉल करो, किसी को याद है SiCl4 को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? देखो पीएच कह रहा है 1 से 2, मतलब एसिड कोई एसिड बन जाता है, सिर्फ आयनाइजेशन होगी, Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। लेकिन SiCl4 को जब हमने पानी में डाला था तो वो याद है जिसमें मैंने एक O2 ज्यादा लिखा हुआ है, वो हमेशा कटवा देता हूँ हैंड आउट में, वही वाला है। ये क्या बनता है भाई? SiOH और HCl। SiOH, SiO2 और HCl। OH बनता सर पहले, लेकिन फिर O2 बनता। हाँ देखो, हमें फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, सही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका है, दैट वुड बी सॉलिड। HCl जो है वो जाहिर है एक्वस बनेगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगी HCl बनके। सिलिकॉन क्लोराइड सिंपल कोवेलेंट है तो ये लिक्विड होती है, रूम टेंपरेचर पे वाटर भी लिक्विड होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने याद रखनी है जी। पूछ रहे हो सप्तान? सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो इसके अंदर इंटरमीडिएट जो होता है SiO4 वो लिखना गलत हो जाएगा? देखो हमने जो इक्वेशन याद की भी ना, जो एग्जामिनर ने हमें याद करने के लिए बोला है, तो वो SiO2 वाली डायरेक्ट बोला है, इसलिए आप जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट्स है ना, आप वही याद करो।
और वही लिखो और याद करो बैलेंस्ड इक्वेशन तो ज्यादा बेटर है। इक्वेशन लिखवाई भी है ना तुम लोगों को, कहाँ चला गया हैंड आउट। और सर जो वाटर का रिएक्शन था एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ ट्रांजिशन मेटल की, हाँ उसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है या नहीं उसमें सबको देखो देख देख उसका, के खुद लिखना पड़ेगा? अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एज अ एसिड काम कर रही है ना तो उसका हमारा याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर एम्फोटेरिक देखो साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो वो तो जैसे तुम सॉल्ट बनाते हो ना ओ लेवल से जो बनाते हैं वो एसिड और बेस का सॉल्ट, तो वो तो वैसे ही बनेगा। वो तो बन लेकिन जाएगा। अगर वो आपका क्या कहते हैं वाटर के ऐसा साथ एसिड रिएक्शन काम करना कर रही है तो वो भी याद करना पड़ेगा। देखो ये वाला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये फॉर्मूला तो हाँ आपको जी। ये बना सकती है, आपको सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह तो स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम फार्मूला नहीं होता? ऑक्साइड अगर तुम वाटर में डालो, नहीं स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हें याद रखना ओके। पड़ेगा। तुम खुद से नहीं बना सकते अपना दिमाग लगा के। अच्छा इसी तरह क्लोराइड के रिएक्शंस भी हमने कहाँ पे याद किए, एक टेबल भी बनाया हुआ है इसका। ये सारे ना क्लोराइड्स है हमारे पास। देखो सोडियम क्लोराइड को तो पानी में डालोगे तो आयनाइज हो जाएगा सिंपल, ठीक है, इसका तो हाँ, वो तो मसला नहीं है। आयन- एल्यूमिनियम क्लोराइड में डेटिव बॉन्डिंग होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है और इसको है या आप अपने दिमाग से बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ये याद कर लो, ठीक है। बस यहाँ पे ये H2 है ना, ये 6 बार लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे हैंडआउट में भी ऐसा लिखा हुआ है तो सही कर लेना। इसी तरह सिलिकॉन क्लोराइड को जब आप पानी में डालते हो तो ये SiO2 बनता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और HCl, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो क्लोराइड जो गैस बनेगी वो बनने के साथ ही पानी में डिसॉल्व हो जाएगी और एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। अब इसमें सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड नहीं लिखना, डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट लिखना जो कि सिलिकॉन ऑक्साइड है तुम्हारा, सही है। ओके सर। और वो मैंने आपसे केसीकेबी का पूछा सर, ये केसीकेबी वाले जो फॉर्मूले थे। अभी केसी का पहला क्वेश्चन केसी का तो किया है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं नहीं सर, था, मिस मीटिंग कर पहले दिया। नहीं था, मिस कर दिया। चलो बाद में करते हैं। उसके बाद कोई वीडियो तो मुझे बता दीजिए, मैं हाँ देखूंगा। गूगल क्लासरूम में सारी पढ़ी है। अच्छा ओके। देखो उसी में मसला आ रहा था, बाकी तो नहीं देख लूंगा। आसान है, कुछ नहीं है। अच्छा ये जो रिएक्शन है इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, सिलिकॉन क्लोराइड, सही है। अच्छा इस रिएक्शन में वो कह रहा है कि फील्स हॉट, ट्यूब फील हॉट हो रही है तो ये ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग व्हेन SiCl4 इज एडेड टू वाटर, इग्नोर द एक्सोथर्मिक। वरना अक्सर अगर ये बात नहीं कहेगा तो तुम बोलोगे ट्यूब हॉट हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Explain in terms of bonding why NaCl and SiCl4 behave differently when added to water। तो देखो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो बॉन्डिंग है वो आयनिक है और SiCl4 के अंदर जो बॉन्डिंग है वो सिंपल कोवेलेंट है। सिंपल कोवेलेंट क्लोराइड जो होती हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाती हैं पानी के अंदर, हिट होती हैं, आयोनाइज होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है इसका। तो पता नहीं तुम लोग हैंड आउट पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन ना बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक के लिए ये रट्टे लगाना, स्पेशली जो आखिर में टेबल में समराइज की हुई ना बात है, मेक श्योर के ना ये रट लो। ये रह गया, ये आ गया हमारे पास सल्फर क्लोराइड है। ये सारी जो है ना पानी में जब डालते हैं ना तो इनका जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। दीज आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। तो नॉन मेटल क्लोराइड्स होती हैं, लेकिन जो मेटल क्लोराइड्स होती हैं जैसे कि सोडियम आयोनाइज होती हैं, जिसे नोन एज आयनाइजेशन। कैटाइन और एनाइन पानी में अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज आयनाइजेशन। लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना पानी में डालने की वजह से, अगर SiCl के बीच का बॉन्ड के साथ और सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज लाइसिस। ब्रेक डाउन मतलब लाइसिस, और पानी की वजह से, पानी डालने की वजह से ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इस तरह से याद रखना। तो दिस इज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो NaCl और SiCl4 में डिफरेंट रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट है। कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। तो NaCl की जो बॉन्डिंग है वो आयनिक है और जो सिंपल SiCl4 की बॉन्डिंग है वो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट है, सही है। आयनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, कैटाइन और एनाइन अलग अलग हो रहा है। इसी में सिलिकॉन क्लोराइड में सिलिकॉन और क्लोरीन बॉन्ड हैज आयनिक बॉन्डिंग, सो इट आयोनाइजेस, इट डिसॉल्व्स, इट डिसोसिएट्स, तीनों वर्ड यूज कर सकते हो इन वाटर। whereas SiCl4 has covalent bonding, so it is hydrolyzed in water. फिर कह रहा है explain in terms of electronegativity when why the bonding in NaCl is different from the bonding in SiCl4। तो देखो हमारे पास हमने पढ़ा है कि जब दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तो वो लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ना कि ट्रांसफर करें। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है, वो लूज कर देता है। इनफैक्ट सोडियम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने पास ना पड़ता है तो पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव NaC आपस में आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, कैटाइन और एनाइन। लेकिन जो सिलिकॉन क्लोराइड है ना
अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन, तो क्लोरीन समझता है कि जैसे मैंने सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीना था मैं सिलिकॉन से भी छीन लूंगा, लेकिन सिलिकॉन उतना बात करो तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो सोडियम देखो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बहुत सोडियम बहुत ही वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा राइट पर है, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा है। तो जब सिलिकॉन और क्लोरीन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को छीनने नहीं देता है, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये लोग शेयरिंग पे लगा लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ना तेरा ना मेरा दोनों का, वाली बात हो गई। तो difference in electronegativity between silicon and chlorine is less as compared to difference in electronegativity between sodium and chlorine. हम क्या बोलेंगे, या तो इस तरह से लिख दो, सोडियम एटम हैज वेरी लेस, या सोडियम एटम इज वेरी लेस electronegative than silicon atom. So difference in electronegativity between sodium and chlorine is greater as compared to silicon and chlorine. सही है? So transfer of electrons between sodium and chlorine and sharing of electrons between silicon and chlorine. सही है? या आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड लिख दो। जी बर्की आयनाइजेस लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ डिसोसिएट्स। चलें आगे बढ़े। आगे कह रहा है क्लोरीन डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर एंड रिएक्ट्स विद इट, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ईच ऑफ द क्लोरीन कंटेनिंग स्पीशीज। क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म है ना, और HCl में -1 है। HClO में इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, देखो ऑक्सीजन का तो फिक्स होता है -2, क्लोरीन का निकालना है, हाइड्रोजन का नॉन मैटर 0 है, तो X कितना आ जाएगा +1। सेट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग। अच्छा देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रहा है वो -1 भी हो रहा है और +1 भी हो रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही रिएक्शन में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। अक्सर क्लोरीन ही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर रहा होता है, ये अभी हमने ग्रुप 17 में पढ़ा है। एक्सप्लेन व्हाई क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, इट किल्स बैक्टीरिया, स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं ना। ये कह रहा है मिक्सचर ऑफ HCl एंड HClO is added to cold dilute sodium hydroxide, one of the product behave as a bleach, such as the equation for the reaction। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड, ये हाइपोक्लोरिक एसिड कहलाता है HClO, is added to cold dilute sodium hydroxide। अब ये दोनों अगर एसिड्स हैं, अगर मैं इनकी अलग-अलग इक्वेशन देखूं तो NaCl एंड वाटर, इसी तरह HClO भी ना हाइपोक्लोरिक एसिड है, ये भी हैंडआउट में तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये जो सॉल्ट बनाता है ना, ये आपका देखो HClO, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकलेगा और ये ClO नेगेटिव आयन निकलेगा, ये H पॉजिटिव आयन की वजह से एसिड हो गए, तो Na जो है वो इस एनाइन के साथ सॉल्ट बनाएगा ना, तो दैट वुड बी NaClO और साथ में वाटर। हमें ना कंबाइंड इक्वेशन बनानी है, मतलब HCl और HClO एक साथ ही मिक्सचर में रखा हुआ है और इसके अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, तो जो सॉल्ट है वो दोनों तरह के बनेंगे, NaC बनेगा। बस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन हमेशा जब भी बनाओगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओगे। अब जरा बैलेंसिंग देख लो, इसकी बैलेंसिंग तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 हो जाएंगे क्योंकि राइट पे 2 सोडियम है, हाइड्रोजन टोटल 2 3 4, तो यहाँ पे वाटर के साथ 2 लगाना पड़ेगा, कर लोगे बैलेंस। ये रिएक्शंस हमने ना ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 के हैंडआउट के आखिर में ये रिएक्शंस हैं। मैं तुम्हें बार बार हैंडआउट से इसलिए दिखाता हूँ कि इसको ना उठा के पढ़ लेना, मतलब इग्नोर नहीं करना हैंडआउट के जो रिएक्शंस ये है ना, क्योंकि ये वही रिएक्शंस है जो कि बार बार पूछे हैं उसने। ये वाले रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्लोरीन का क्लोरीन बनेगा और HCl बनेगा, एक में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और एक में +1 है, उसी पे क्वेश्चन बनाया हुआ है उसने, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये अलग रिएक्शन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डायरेक्टली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे, तो अब ये वाला जो रिएक्शन है ना बेसिकली उसको उसने तोड़ के दिया है तुम्हें। तोड़ के किसने दिया, उसने आपको कहा है कि क्लोरीन को अभी यहाँ पे जो हमने रिएक्शन याद, क्लोरीन पानी में डलने पे वो पहले देखो HCl और HOCl बना लेता है और फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, तो ये सॉल्ट NaCl और NaClO वाटर ये बनाया हुआ है। बस फर्क क्या है, क्लोरीन लिखने के बजाय उसने क्लोरीन के दोनों प्रोडक्ट्स लिखवा दिए तुम्हें, जो क्लोरीन पहले पानी में डलने पे बनाएगा ना, वरना ना ये चीजें
मुश्किल नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन कभी था ही नहीं और तुम्हारे सामने आ गया तुम अपने दिमाग से बना रहे हो, ये है, हमें याद होने चाहिए पहले से। सही है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, दीज आर नोन एज एलिफैटिक। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होते हैं, जब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं विद बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग वाले हमने हाइड्रोकार्बन तो पढ़े नहीं है, एस के सिलेबस में है नहीं, इनको ना इनका एक स्मेल होती है टिपिकल स्मेल, इसलिए इनको एरोमेटिक कहते हैं, इनका एक अरोमा होता है। बहरहाल क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कह रहे हैं नेम a naturally occurring source of aliphatic and aromatic hydrocarbon and outline how different hydrocarbons are separated from this source। तो हमें जितने भी हाइड्रो क्या है, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल से हम लोग डिफरेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब सेपरेट करते हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, जिसमें हैवियर फ्रैक्शन जो होते हैं वो दे आर कंडेंस एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और जो लाइटर फ्रैक्शंस होते हैं दे आर फिल्स में पढ़ते आए हो, यहाँ भी वही है, कोई नई चीज नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है हमारे पास, इसमें जो डिफरेंट फ्रैक्शंस है, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो those fraction which have a higher boiling point are condensed at the bottom of the fractionating column, and those fractions with the lighter boiling points are condensed at the top of the fractionating column. So they are separated at different heights of the fractionating column due to the difference in their boiling points। इसका ऑर्डर है भाई, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। पहले हमें सबसे नीचे बिटुमेन मिलता है, फिर उसके ऊपर हैवी ऑयल है, फिर गैस ऑयल है, डीजल है, फिर केरोसिन है, नेफ्था है, गैस याद किया हुआ है। अगर नहीं याद हुआ हुआ तो इसको एक बार लिख लो अपने पास, सबसे नीचे बिटुमेन, फिर हैवी ऑयल, फिर डीजल, केरोसिन, नेफ्था, गैसोलीन, रिफाइनरी गैसेस, और इनके एक एक यूजेस भी याद रख लेना। आगे बढ़े। तो इसमें कह रहा है आउटलाइन सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओ लेवल में तो 4 मार्क्स का आता था, यहाँ पे इसमें से 2 मार्क्स ये बताने का क्रूड ऑयल और 1 मार्क बताया हुआ है। सेपरेशन कैसे होती है, दे आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर कह रहा है when alkenes are heated to high temperature in the absence of air, the molecules can break into smaller molecules। sorry, alkanes है, क्रैकिंग की बात कर रहा है, ठीक है। क्रैकिंग हमने एस में भी पढ़ा है, ओ लेवल में भी पढ़ा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ रिएक्शन, दिस इज क्रैकिंग। फिर कह रहा है राइट एन इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब्स द रिएक्शन अकरिंग व्हेन हेप्टेन C7H16 हेप्टेन हो जाएगी, इसलिए एब्सेंस ऑफ एयर लिखा हुआ है। तो ये क्रैक करेगा, और वो कह रहा है क्रैक करके जो बनाना है ना तुमने, हेक्सेन बनाना है। हेक्सेन 6 कार्बन वाला एल्केन है, 6 2 6 12 13 14 ब्यूटेन एंड इथीन ओनली। अब ब्यूटेन अगर तुम बनाओगे तो देखो ये होता है C4H10 और इथीन होता है C2H4। अब देखो, अब इसमें परेशान नहीं होना कि यहाँ कार्बन ही रहेंगे ना, लेकिन वो तब ना जब इसका 1 मोल है, अगर इसके मैं मोल ज्यादा कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा ना किसी ना किसी तरह से। तो आप इसके अगर 2 मोल लिख दो तो ये कार्बन 14 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे देखो 6 कार्बन, इनका एक एक मोल रखें तो 4 कार्बन 10 कार्बन, और यहाँ पे कितने 4 2 12। अगर मैं 14 है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इथीन को, तो यहाँ पे कार्बन चन काउंट करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 into 16 which is 32 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, 10 14 plus 10 is 24 24 plus 8 is कितना हो गया 32। हो गई बैलेंस। थोड़ा दिमाग लगा लेना, ओ लेवल में तो सिंपल पूछता था, यहाँ पे जाहिर है थोड़ा सा दिमाग लगवा रहा है तुमसे वो। क्लियर है, आगे बढ़ते रहे। फिर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ इथीन। कंप्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में, लिमिटिंग में हमारे पास इथीन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछ रहा है, और इथीन का आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। ये करते थे, इथीन के मोल्स नीचे उतारो, 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल है। इथीन के मोल्स को मास में कन्वर्ट करोगे तो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मोल्स को मास में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हो। तो इथीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 into 12 plus 4, सही है 28। तो 1 into 28 ग्राम इथीन से वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 2 मोल। तो किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। तो वो अच्छा, ये वैल्यू जो है वो आपकी लिखी भी होती है ना, डाटा बुकलेट के 2 पेजेस आपके पास आ रहे हैं ना अभी भी, कांस्टेंट वाला और पीरियोडिक टेबल। तो पहले पेज पे ये वैल्यूज अभी भी लिखी भी मिलेंगी तुम्हें। बहरहाल यहाँ पे वो रूम टेम्परेचर कह रहा है तो 24 होगा। तो 1 ग्राम इथीन से कितना वॉल्यूम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो x into 28 1 into 2 into 24, x is equals to 2 into 24 divided by 28। सही है, दिस इज 1.7 डेसीमीटर क्यूब। ये आसान सा काम है, वो लेवल में भी ऐसे करते थे। आगे बढ़े।
नेक्स्ट कह रहा है द टेबल कंपेयर्स द रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स विद क्लोरीन. सेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विद क्लोरीन. टाइप ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन, और एल्कीन्स के साथ दिया हुआ है एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन. नेम द टाइप ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल. देखो एल्केन्स में तो हमें पता है जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, क्लोरीन को आप अल्ट्रावायलेट लाइट में डालोगे तो क्या होगा, किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे क्लोरीन लग जाएगा. एल्कीन में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म देखा है कि इसमें अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन डालोगे तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके बॉन्ड ब्रेक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म. लेकिन वो एल्कीन में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह रहा है. भाई देखो, अगर तुम्हारे पास कोई एल्कीन है जो कि इथीन नहीं है, जैसे कि ब्यूटीन है, और ब्यूटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर है वहां पे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, लेकिन बाकी जो ब्यूटीन का मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन है ना, वहां पे क्लोरीन आके फ्री रेडिकली सब्स्टिट्यूट कर सकता है हाइड्रोजन को. जो डबल बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी. तो एल्कीन मॉलिक्यूल में अगर इथीन से बड़ा है एल्कीन मॉलिक्यूल, तो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, जिन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो तो सैचुरेटेड ही कहलाएंगे ना, तो वहां पे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है. क्लियर? कह रहा है explain what is meant during the first stage in the substitution reaction chlorine forms chlorine free radical. Explain what is meant by the term free radical. Free radical वो होता है, वो स्पीशी होता है जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अकेला हो जो कि पेयर बनाने के लिए बेताब हो. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन फ्री, ये था ना क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन के दोनों आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयरिंग पे लगाया हुआ होता है. जब इसकी होमोलिटिक फिजन होती है तो जो दो क्लोरीन एटम अलग अलग होते हैं, तो दोनों क्लोरीन एटम होने की वजह से ये फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है, उनको फॉरेन बॉन्ड बनाना होता है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर नहीं होता. लोन पेयर होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल में. तो कह रहे हैं नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग व्हिच अकर्स ड्यूरिंग टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल. तो दिस इज होमोलिटिक फिजन. फिर कह रहे हैं नेम द स्टेज ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म व्हिच अकर्स व्हेन अ मीथेन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद क्लोरीन फ्री रेडिकल. ठीक है. अच्छा, जब आपका मीथेन और क्लोरीन रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या होता है, देखो एक तो तुम्हारे पास, अच्छा यहाँ पे इसने होमोलिटिक फिजन को नेम भी करने के लिए बोला है, एक्सप्लेन भी करने के लिए बोला है. एक्सप्लेन बॉन्ड ब्रेकिंग इन व्हिच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिवाइडेड. देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, एक लेफ्ट वाले क्लोरीन एटम के पास चला गया, एक राइट वाले क्लोरीन एटम के पास चला गया. व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली डिवाइडेड, और किस में इक्वली डिवाइडेड हुए, बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स. जो एटम बॉन्डेड थे उनके बीच में इक्वली डिवाइड हो गया ना. फिर कह रहे हैं नेम द स्टेज ऑफ द रिएक्शन. पहला जो स्टेज है जिसमें होमोलिटिक फिजन होती है वो क्या कहलाता है, इनिशिएशन स्टेज. उसके बाद जब मीथेन या किसी भी एल्केन में से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तो उस स्टेज को क्या कहते हो, प्रोपेगेशन स्टेज. अल्टीमेटली तुम्हारे पास टर्मिनेशन स्टेप आता है. कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच अकर्स व्हेन अ मीथेन मॉलिक्यूल रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल बन जाएगा. ये मिथाइल रेडिकल जो है वो जो बना है वो ज्यादा रिएक्टिव, वो भी रिएक्टिव है, तो वो किसी क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ेगा नेक्स्ट स्टेज में. लेकिन यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बनेगा और ये हाइड्रोजन अपने साथ क्लोरीन ले जाएगा, इस हाइड्रोजन को. यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl. ये दोनों प्रोडक्ट लिखना है. हाँ भाई, कोई सवाल नहीं आ रहा, समझ आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा आगे कह रहे हैं कार्बन एटम्स कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विद हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स. हमें पता है जब कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जब उसी एटम कार्बन एटम किसी उसी जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है उसके साथ एक और बॉन्ड बनाता है तो जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है. ऐसा ही है ना. रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल बट एल्केन्स डू नॉट. एल्केन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं होता है, एल्कीन्स में हमारे पास पाई बॉन्ड होता है. तो जब डबल बॉन्ड होता है यानी कि जब पाई बॉन्ड बना हुआ होता है तो पाई बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अबव एंड बिलो. ऐसा ही है ना. यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ब्रोमीन मॉलिक्यूल आया है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो ब्रोमीन के शेयर्ड पेयर को दूसरे ब्रोमीन एटम की तरफ फेंकेगी और उसको अटैक करेगी. लेकिन एल्केन्स में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, तो पाई बॉन्ड में काम कर पा रही है. सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन बिटवीन दी एक्सिस होती है. तो एल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं. एल्केन्स हैव ऑल सिग्मा बॉन्ड्स whereas alkenes have pi bond between carbon carbon double bond. ठीक है. So pi electrons charge density is above and below the axis which attracts
या अटैक भी लिख सकते हो, विच अट्रैक्ट्स या अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स इट। सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 5 है, मैनी नेचुरली अकरिंग एस्टर्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग्स इन फूड, द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर बी इज शोन, नेम बी। भाई देखो एस्टर लिंकेज, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, अच्छा जैसा बना हुआ है ना, अगर एस्टर लिंकेज हमें पता है कि ये जो सी डबल ओ वाला पार्ट होता है ये एसिड से आ रहा होता है, आगे वाला पार्ट अल्कोहल से आता है। अब यहाँ पे देखो इसने ना कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, मतलब ये जो आगे यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये सारा अल्कोहल होगा, और ये जो सी डबल ओ ये वाला पार्ट जो है वो सारा एसिड होगा। सही है। एसिड वाला पार्ट है उसमें देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन तो ये है, दूसरा कार्बन ये जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अल्कोहल वाले पार्ट में एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा। तो जो अल्कोहल है वो बेसिकली प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन एटम वाला, और जो एसिड है वो 2 कार्बन एटम वाला है ना, वर्टिकल बना हुआ है लेकिन है 2 कार्बन एटम वाला। तो 2 कार्बन एटम वाला एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड। एसिड के नाम के साथ वेट आता है, तो दिस इज प्रोपाइल, प्रोपेनॉल से बना प्रोपाइल, और इथेनोइक एसिड का हो गया इथेनोएट, दिस इज प्रोपाइल इथेनोएट। आई बात समझ। फिर कह रहा है कि V reacts with a reagent to form a salt of carboxylic acid and an alcohol। ठीक है, V जो एस्टर है वो किसी चीज के साथ, किसी रिएजेंट के साथ आपने रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल बन रहा है। तो बेसिकली आपने एस्टर को दोबारा से ब्रेक डाउन करा दिया, हाइड्रोलिसिस और करोगे तो एस्टर की 2 तरह से हाइड्रोलिसिस होती है। जैसे हमारे पास जो अभी एस्टर था वो ये बनाया हुआ उसने, दिस इज प्रोपाइल इथेनोएट। 2 तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, एक होती है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरी हमने पढ़ी है एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कैसे कराते हैं, डाइल्यूट HCl या सिर्फ HCl के साथ, और एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो जब एस्टर बनता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये एस्टर बना हुआ है इथेनोइक एसिड और प्रोपेनॉल से, तो प्रोपेनॉल होगा C3H7OH। तो जब एस्टर प्रोड्यूस होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक इथेनोएट बनेगा और वाटर, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और एस्टर बनाने के लिए हम हीट करते हैं रिफ्लक्स में, हीट अंडर रिफ्लक्स, और साथ में हम लोग कैटलिस्ट जो यूज करते हैं ना वो यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर एस्टर को वापस ब्रेक डाउन करना है तो हम डाइल्यूट HCl यूज करते हैं। अक्सर जो है सिर्फ H पॉजिटिव आयन भी लिख देते हैं, तो अक्सर जो है ना आप लोग HCl यहाँ लिख देते होता है, वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ये याद रखना। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, ब्रेक डाउन ऑफ एस्टर में HCl यूज होता है या एल्केली भी यूज हो सकता है। तो अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो ये C00 यहाँ से ब्रेक होगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनॉल दोबारा बन जाएगा। अच्छा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में जब प्रोडक्ट बन जाता है ना तो हमें पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है उसके जो मिलते हैं ना वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, इथेनोइक एसिड नहीं मिलेगा। हमें पता है ना कि इथेनोइक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट सोडियम इथेनोएट। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट इथेनोइक, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में फाइनल प्रोडक्ट इथेनोइक एसिड के बजाय सोडियम इथेनोएट मिलेगा, जिसमें बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट जो है ना समझ लो कि इसको मैं जो आखिर का कार्बोक्सिलिक का जो H है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा Na। सही है, तो वो सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसने तुमसे देखो क्या क्या है कि रीजेंट क्या डाला है हमने V में कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, तो रीजेंट क्या डाला होगा और अल्कोहल बना है, तो एसिड तो नहीं डाला, HCl तो नहीं डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल बन रहा है। प्रोपेनॉल का डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाने में क्या मसला है भाई, OH। डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाने में आप जो मार्क्स लूज करते हो ना अल्कोहल का स्पेशली बनाने में और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो OHS के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते हो तुम लोग, क्या करते हो सिर्फ ज्यादातर जो है ना सिर्फ OH यूं करके लिख देते हो, बाकी तो बॉन्ड दिखा देते हो, उसी पे जो है ना वो 1 मार्क तुम्हें देता ही नहीं, सिर्फ ये बॉन्ड दिखाने का 1 मार्क नहीं देता वो, तो ये भी दिखाना होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के भी अक्सर ये गलती होती है कि आप C00OH यूं लिख देते हो। भाई अगर आप मेथनोइक एसिड का डिस्क्रीट फॉर्मूला बना रहे हो तो O और H के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना है, तो ये गलत हो जाता है और ये वाला सही है। फिर कह रहा है स्टेट 1 अदर पॉसिबल यूज फ्लेवरिंग के लिए भी यूज होता है, क्योंकि इनकी स्वीट स्मेल होती है तो ये परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज होते हैं, और ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स के तौर पे भी यूज होते हैं चीजें को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करवाने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है एस्टर W इज मेड ऑफ 54.5% कार्बन, 9.1% हाइड्रोजन एंड 36.4% ऑक्सीजन। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कह रहा है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो एलिमेंट्स की परसेंटेज या अगर मासेस भी गिवन है तो हम इनको डिवाइड करते हैं बाय देयर एटॉमिक मासेस।
और एटॉमिक मासेस से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, एटॉमिक मासेस से डिवाइड करना, ऑक्सीजन का 32 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं भाई एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते हैं पहले, एटॉमिक मासेस मतलब AR, सही है, तो ये आ रहा है 2.275। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिवाइड ऑल ऑफ दीज नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है 2.275, तो सबको 2.275 से हम डिवाइड करेंगे, और फिर जो वैल्यूज आ रही होती है ना, अगर वो वैल्यूज होल नंबर बन रही है तो सही है, अगर वो होल नंबर नहीं कर सकता हूँ 2.4, लेकिन अगर ये वैल्यू 4.33 या 4.4 या 4.5 बन रही होती तो फिर मैं उसको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता कि ये होल नंबर बन जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन की जो वैल्यू आ रही है वो 4.5416 आ रही है डिवाइड बाय 2.275, तो ये आ रहा है 1. लेकिन अगर ये 1.4 या 1.5 या 1.6 आ रहा होता तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता होल नंबर बनाने के लिए, तो बाकी सबको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ जाता है, जैसे वो लेवल में करते थे वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो कार्बन हमारे 2 बन रहा है, हाइड्रोजन 4 बन रहा है, ऑक्सीजन 1 बन रहा है, अच्छा नहीं ये ऊपर लिखना है C2H4 ओवर, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और फिर वो कह रहा है कि what other information is required to determine the molecular formula, तो molecular formula निकालने के एम्पेरिकल फॉर्मूला से molecular formula निकालना है तो molecular mass चाहिए होगा। हम कहीं क्या है वो जो नंबर रेशियो निकालते हैं ना बिटवीन molecular mass डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, और ये जो n की वैल्यू आती है तो हम करते क्या है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने निकाला है n से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मैं एम्पेरिकल मास जो है वो तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ ना, 2 × 12 + 4 × 1 + 16, और मोलिकुलर मास मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा तो मैं डिवाइड करूँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे वो करते थे वो लेवल में, वैसा ही है, आता है ना सबको ये। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो एम्पेरिकल मास आ रहा है वो 44 आ रहा है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो 88 है, तो हम क्या करेंगे 88 डिवाइडेड बाय 44, तो जो n की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये पूछा हुआ नहीं है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, बस यहाँ पे ये लिखना था कि अगर इससे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कह रहा था आपको मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए होगा, क्या पता आगे निकलवाए, यहाँ पे तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आगे कह रहे हैं कंपाउंड X, Y and Z are shown, they all have the same molecular formula, deduce the molecular formula of X, Y and Z। अच्छा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट करना है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5, और ये आपका बना हुआ है एस्टर 1 2, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा 6 C3H6O2। चाहो तो Y से निकाल लो, कितने कार्बन है 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6 ये रहा। इसी तरह इसमें 1 2 हाइड्रोजन ये रहा, नहीं 1 एक हाइड्रोजन इसमें कम लग रहा है, 3 कार्बन Z में और 1 2 3 4 5 ऐसे 6 हाइड्रोजन है, सही है। किसी भी एक से निकाल लो क्योंकि वो कह रहे हैं तीनों का सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा अब अगर मैं तीनों को गौर से देखूं ना XYZ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, मतलब ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यहाँ पे जो है वो COO है, फिर वो है ये एस्टर है, X को अगर गौर से देखो तो दिस इज एस्टर, Y जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और Z जो है वो भी एस्टर है, देखो ना C, इसको अगर मैं Z को यूं बनाऊं ना COO, और अगर X को देखो तो X में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है पहले कार्बन के साथ, फिर एक ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर एक CH2, फिर एक CH3। Y जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड है। कह रहा है इन 3 एक्सपेरिमेंट सोडियम इज एडेड टू सेपरेट सैंपल ऑफ X, Y and Z, सोडियम मेटल की बात कर रहा है। सोडियम मेटल हमें पता है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बस। कंप्लीट द टेबल टू शो द ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ दीस 3 एक्सपेरिमेंट्स, इग्नोर एनी टेंपरेचर चेंजेस व्हिच मे अकर। तो सोडियम मेटल X के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि वो एस्टर है, सही है, नो रिएक्शन लिखोगे यहाँ पे, जब ऑप्शन नहीं है नो ऑब्जर्वेशन लिख दो या नो चेंज। इसी तरह Z के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम मेटल का रिएक्शन मैंने 2 ही जगह बताया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और एक अल्कोहल के साथ, तो X और Z तो एस्टर है, एस्टर के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं है, सोडियम मेटल का नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आ रही तो बबल्स ऑफ अ गैस, बबल्स या एफर्वेसेंस ऑफ अ गैस, ठीक है, और वो गैस कौन सी होगी हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन मांग रहा है तो जरूरत नहीं है हाइड्रोजन गैस लिखने की, लेकिन मुझे पता है कि सोडियम मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर कह रहा है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद मिथेनोइक एसिड, राइट द इक्वेशन। मिथेनोइक एसिड क्या होता है, दिस इज एक कार्बन वाला एसिड ना, दिस इज मिथेनोइक एसिड HCOOH, मेटल CO3 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3, Na2CO3 रिएक्ट्स विद मिथेनोइक एसिड, तो ये हमारे पास सोडियम मिथेनोएट बनेगा, सॉल्ट और साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। आई थिंक बचपन से बनाते आ रहे हो ये इक्वेशन, सब तुम्हारे लिए कोई मसले की बात नहीं है। दिस वुड फॉर्म सोडियम मिथेनोएट, और इस इक्वेशन को तुम्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 क्योंकि सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 था ना, फिर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, सही है भाई। पेपर खत्म हो गया यहाँ पे।
देखो पेपर में ऑर्गेनिक ज्यादा होगी तो जल्दी होगा, इनऑर्गेनिक ज्यादा होगी तो अगर तुम्हें याद है तो और जल्दी होगा। फिजिकल जितनी कम है पेपर उतना उतना आसान लगता है वैसे बच्चों को। अगर तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छी तरह से तुमने ऑर्गेनिक तो समझना भी रखा था, तो अब तुम्हारे पास जितने भी दिन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्की करो और ऑर्गेनिक पक्की करो। फिजिकल भी, फिजिकल का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अभी जो हम रिसेंट ट्रेंड देख रहे हैं उसमें फिजिकल को वो बहुत कम टच कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है मतलब 100 का ऑर्गेनिक से ज्यादा वो चीजें उठाएगा। सही है, तो सवाल है तो पूछ सकते हो ना आप लोग, जा सकते हो। थैंक यू सो मच। कल दूसरा पेपर करें।